स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम। ये मेरे ख्याल से छठा भाग होने जा रहा है कहानी का। एक चीज जो मुझे हो सकता है मैं गलत हूं, जहां तक मुझे याद आ रहा है मंगोलिया पर वहां देवराज चौहान फंस गया था, शायद खूंखार में या ज्वालामुखी में किसी में। और उसे इन लोगों को वहां 10 करोड़ की डील की थी इन्होंने वानखेड़े के साथ। वानखेड़े वहां आया हुआ था और तब भारत सरकार का एक मिशन चल रहा था कि मंगोलिया को कब्जे में कर लेना है। क्या मंगोलिया कब्जे में नहीं हुआ था तब? खैर, देखते हैं। मतलब अभी वैसा मंगोलिया तो रहा नहीं होना चाहिए। देखते हैं कहां तक जाती है कहानी। चलो शुरू करते हैं। घर का शेर, भाग 6 शायद। देवराज चौहान और जगमोहन ने अभी आधा खाना ही समाप्त किया था कि तेज शोर शराबे उनके कानों में पड़ा और देखते ही देखते एक ओपन जीप वहां आकर रुकी। जीप का नजारा देखने लायक था। करीब 6 युवक शोर शराबा हो हल्ला करने में व्यस्त थे। एक स्टेयरिंग पर था, 2 उसके साथ बैठे थे, बाकी के 3 पीछे वाले हिस्से में खड़े थे। हर किसी के हाथ में बोतल थी, किसी के हाथ में बियर की तो किसी के हाथ में विस्की की, जिनमें से वो रह रहकर घूंट भर रहे थे। जीप ड्राइव करने वाले ने अपनी टांगों में विस्की की बोतल दबा रखी थी। वो सब अच्छे खासे नशे में दिखाई दे रहे थे। जाने कैसे जीप की ब्रेक लग गई, वरना सिर्फ 1 फुट का फासला रह गया था सामने खड़े ट्रक से उनकी जीप टकराने में। जीप रुकते ही वो सब छलांगे मारकर नीचे उतरने लगे। किसी के भी पांव नशे के कारण ठीक तरह से जमीन पर टिक नहीं रहे थे। होटल वालों को और वहां बैठे ट्रकों और कार वाले अन्य फैमिली वालों की नजरें उन 6 पर टिक चुकी थी। एक निगाह देखने पर वो अच्छे घर के रोशन चिराग नजर आते थे, लेकिन आखिरी हद तक बिगड़े हुए, नशे में झूमते, एक हिसाब से लड़खड़ाते हुए वो सब आगे बढ़े। टेबल लगाओ, एक ने नशे में दादागिरी वाले स्वर में कहा। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह भी उन पर जा टिकी थी। भले घर के लोग हैं, पिकनिक मना रहे हैं, एकाएक जगमोहन ने व्यंग से कहा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और खाना खाने में व्यस्त हो गया। होटल के मालिक के इशारे पर खाना सर्व करने वाले 2 छोकरे तुरंत उन 6 की सेवा में लग गए। यकीनन होटल का मालिक भी चाहता होगा कि ये रोशन चिराग जल्दी से यहां से दफा हो जाएं। ज्यादा देर यहां रहे तो इनमें आपस में ही फसाद हो सकता था। दोनों छोकरों ने होटल के भीतर से टेबल उठाकर बाहर छाया में लाकर डाल दिया। कुर्सियां तेरा बाप लाएगा उल्लू के पट्टे, एक ने बोतल होंठों से लगाकर घूंट मारते हुए कहा। ला रहा हूं साहब, एक छोटे छोकरे ने जल्दी से पलटते हुए कहा। दोनों छोकरों ने जल्दी से कुर्सियां लाकर वहां डाल दी। अब ये शब्द छोकरा बड़ा अजीब सा है ना, ऐसे डिफाइन हो गया कि वह छोकरा दुकान पे, चाय की दुकान पे काम करने वाला है कोई। ओके, सब ने जैसे तैसे कुर्सियां संभाल ली थी। खाना क्या तेरा बाप लाएगा, दूसरे ने कहा। ला रहा हूं, छोकरा सहमे से अंदाज में बोला। क्या लाऊं? जो भी सबसे बढ़िया बना है 2-2 प्लेट ले आ, घटिया माल हुआ तो तेरे मुंह पर मारेंगे। चल दफा हो जा, इस बार जीप चलाने वाले ने दादाई अंदाज में कहा। दोनों छोकरे भागने वाले अंदाज में पलटते चले गए। वहां पुनः उनके शराबी ठहाके गूंजने लगे। अरे वो देख, उधर उधर, एकाएक एक ने कहा। सब ठहाके रुके और निगाहें अपने बताए साथी की दिशा में घूमती चली गई। वहां पर एक नया जोड़ा खाना खाने में व्यस्त था। देखने में ही स्पष्ट मालूम हो रहा था कि चंद रोज पहले ही उनकी शादी हुई है और वहां पहले से ही मौजूद 2 कारों में से एक उनकी होगी। युवती वास्तव में खूबसूरत थी। वो और उसका
पति खाना खाते हुए रह रहकर उन रोशन चिरागों को देख रहे थे जिनके आ जाने से खाने का मजा और पूरा माहौल एकाएक बिगड़ गया था। तभी एक युवक ठहाका लगाकर कह उठा, वाह, क्या खूबसूरत चीज है। कहते हुए उसने हाथ में पकड़ी बोतल में से घूंट भरा। सफर में बोरियत हो रही है, साथ ले चलते हैं, दूसरे ने नशे में बहके स्वर में कहा। आगे कहीं छोड़ देंगे, आइडिया बुरा नहीं है, तीसरा बहका स्वर वहां गूंजा। तभी छोकरों ने टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया था। पहले खाना खा लें, उसके बाद उसे साथ ले चलेंगे, चौथा खाना लगते देखकर कह उठा। तब तक तो हाथ में पकड़ी बोतल भी खत्म हो जाएगी। उसे देखने के बाद तो अब ये बोतल भी बोझ लगने लगी है। मेरा तो खाने का मन नहीं रहा, पांचवा नशे में लड़खड़ाते स्वर में कह उठा। खाना टेबल पर लगता जा रहा था, लेकिन सबकी भूखी निगाहें कुछ दूर कुर्सी पर बैठी खाना खा रही युवती पर थी, जिसका चेहरा फक पड़ा हुआ था, साथ उसके पति का भी। रोशन चिरागों की आवाजों में जरा भी धीमापन नहीं था कि उन्हें किसी का डर हो। उनके शब्द वहां मौजूद सबके कानों में पड़ रहे थे। युवती ने धीमे मगर घबराहट भरे स्वर में अपने पति से कहा, मुझे डर लग रहा है। युवक के चेहरे पर भी घबराहट और भय थी। डर? किस बात का डर? फिक्र मत करो, उसका पति कठिनता से अपने हालत पर काबू पाकर बहादुरी भरे स्वर में बोला, जबकि आवाज में मरे चूहे जैसे भाव थे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अले एक एक की खोपड़ी ठीक कर दूंगा, हड्डियां तो इस तरह तोड़ूंगा कि डॉक्टर भी ठीक नहीं। भगवान जाने डॉक्टर की किस्मत में किसकी हड्डियों को जोड़ना लिखा है। उसकी नई नवेली बीवी उसके चेहरे पर झलक आए भावों को देखते हुए बोली, मेरे ख्याल में डॉक्टर तक जाने की नौबत ना ही आए तो अच्छा है। क्या मतलब? उसके पति ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। चुपचाप यहां से भाग चलिए, डॉक्टर भी खुश और हम भी, मेरा मतलब है बाकी सब भी। तुम मुझे डरपोक समझती हो? मैं अपनी नई नवेली बीवी पर वो बहादुरी का दावा ठोक अपनी नई नवेली बीवी पर वो बहादुरी का दावा ठोकता हुआ बोला, मैं एक बार में 10-10 का मुकाबला। मैंने कब कहा जी आप डरपोक हैं? उसकी नई नवेली बीवी जल्दी से कह उठी। बीवी से ज्यादा अपने आदमी की बहादुरी और कौन जान सकता है? तो तुम मेरी बहादुरी पर शक कर रही हो? उसका पति हत्थे से उखड़ा। उसने सिर घुमाकर आसपास देखा। तभी उसकी निगाह ढाबे नुमा होटल के मालिक पर पड़ी, जो तंदूर के पास खामोशी से खड़ा था। निगाह मिलते ही होटल के मालिक ने आंख के इशारे से उसे तुरंत खिसक जाने को कहा। ऐसा इशारा पाते ही उसके चेहरे की हालत और बिगड़ गई। सुनो, उसने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर अपनी बीवी से कहा, तुम कहती हो तो यहां से निकल ही चलते हैं। मेरे कहने पर क्यों यहां से चलते हो, अगर तुम इनका मुकाबला कर सकते हो तो? मैं मुकाबले से नहीं डरता, तुम समझती क्यों नहीं? वो व्याकुल सा हो उठा। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर अगर इन बदमाशों से मुकाबला करते समय मेरा पांव फिसल गया तो क्या होगा? कुछ नया तो नहीं होगा, उसकी बीवी तीखे स्वर में बोली। तुम समझते नहीं, वो 6 हैं और तुम। मेरी फिक्र मत करो, 6 मुझे खा नहीं जाएंगे। अगर तुम बहादुर हो तो रुको, नहीं तो चलो यहां से। उनका आधा खाना समाप्त हो चुका है। मैं अपनी बहादुरी का सबूत तुम्हें फिर दे दूंगा। इस वक्त तो यहां से चलो। और हाँ, टहलने वाले अंदाज में मत चलना, सीधा कार की तरफ दौड़ पड़ना। एक बार हम कार में बैठ जाएं, उसके बाद तो ये हमारी हवा भी नहीं पा सकेंगे। मेरी ड्राइविंग तो तुम जानती ही हो कि जब स्टीयरिंग मेरे हाथ में हो तो
बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी ड्राइविंग को, उसकी बीवी ने तीखे स्वर में कहा। अब चलो भी, तुम तो यूं ही बोलती रहोगी। ध्यान से, हमें उठकर भागना है और उनमें से जब किसी की भी निगाह हमारी तरफ ना हो तब। हमारी तरफ नहीं, मेरी तरफ। वही वही, तो समझ गई ना कब भागना है? उसकी बीवी ने सहमति से सिर हिलाया। देवराज चौहान और जगमोहन खाना खा चुके थे। क्योंकि रोशन चिराग 3-4 मिनट से खाना खाने में व्यस्त थे, इसलिए शोर शराबा कुछ थम सा गया था। अब वो पहले से कुछ ज्यादा ही नशे में नजर आ रहे थे, क्योंकि खाने के साथ साथ पानी की जगह वो सब युवक विस्की और बियर का इस्तेमाल कर रहे थे। जगमोहन ने छोकरे को 2 चाय लाने को कह दिया। वहां मौजूद अन्य ट्रक वालों और मौजूदा अन्य फैमिली की निगाहें रह रहकर युवकों की तरफ और मियां बीवी की तरफ उठ रही थी। जो भी हो, उनमें से किसी का इरादा बीच में आने का नहीं लगता था, बेशक कुछ भी हो जाए। वहां चुप्पी का व्याकुलता भरा माहौल छा चुका था। 2 घूंट अंदर नहीं पहुंची और उल्लू के पट्टे नशे में बहकने लगे हैं। जगमोहन मुंह बनाकर बोल रहा। देवराज चौहान देवराज चौहान का चेहरा शांत था। सिगरेट सुलगाए वो कश ले रहा था। जगमोहन की निगाह बार बार उन युवकों पर जाकर अटक रही थी। एकाएक उसकी निगाह मियां बीवी पर गई। उनके चेहरे के हाव भाव और बैठने की मुद्रा देखकर ही समझ गया कि वो कुर्सियां छोड़कर अपनी कार की तरफ भागने की तैयारी में हैं। जगमोहन के होंठ सिकुड़ गए। वो दोनों कार की तरफ भागने का इरादा बना रहे हैं? जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। जगमोहन के कहने से पहले ही देवराज चौहान इस बात को महसूस कर चुका था। वहां के माहौल के ज... वहां के माहौल के जर्रे जर्रे का नक्शा उसकी आंखों के सामने था। तभी उसकी आंखें सिकड़ी, क्योंकि ठीक उसी पल वो पति पत्नी कुर्सियों से उठे और अपनी कार की तरफ दौड़ पड़े। चंद क्षण शांति से गुजरे। वो भाग रहे हैं, एक रोशन चिराग खाना खाते खाते चिल्लाकर बोला। बाकी रोशन चिरागों की निगाह उस तरफ घूमी। फिर वह जाने क्या क्या बोलते, कैसी कैसी गालियां देते कुर्सियों से उठे उनकी तरफ भागने और उन्हें पकड़ने के लिए। नशे की अधिकता के कारण 4 तो कुर्सियों में ही फंसकर लड़खड़ा कर नीचे जा लुढ़के। ऐसे में वो जाने क्या क्या बोल रहे थे। 2 रोशन चिराग ही जैसे तैसे उनकी कार तक जा पहुंचे और उसकी बीवी की कार में बैठने से पहले ही कलाई पकड़ ली। युवती छटपटा उठी। छोड़ दो मुझे, उसकी बीवी ने कलाई छुड़ाने की पूरी चेष्टा की। कलाई पकड़ने वाला रोशन चिराग नशे में हंसा। कार की दूसरी तरफ ड्राइविंग डोर खोले खड़े उसके पति का चेहरा फक था। छोड़ दो मेरी बीवी को, उसकी आवाज में जरा भी जान नहीं थी। पागल हो गया क्या? दूसरा रोशन चिराग उसकी बीवी के गाल मसलने की चेष्टा में नशे से भरी हंसी हंसकर कह उठा। ये कुछ देर हमारे साथ सैर करेगी। बीवी की जरूरत है तो कार पर हमारी जीप के पीछे आता रहे। रास्ते में कुछ देर बाद रास्ते में खड़ी पड़ी मिल जाएगी। छोड़ दो मुझे, उसकी बीवी ने पूरी ताकत के साथ अपनी कलाई छुड़ानी चाहिए। दोनों रोशन चिराग नशे भरी हंसी हंस पड़े। उसकी बीवी ने विवशता भरी निगाहों से वहां मौजूद लोगों को देखा, परंतु कोई भी अपनी जगह से नहीं उठा। बचाओ मुझे, उसकी बीवी जोरों से चीखी। तब तक बाकी के चारों रोशन चिराग लड़खड़ाते हुए पास आ पहुंचे थे। कौन बचाएगा तुझे? एक ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। हमारे अलावा तुझे कोई नहीं बचा सकता। डालो इसे जीप में, उसकी बीवी चिल्लाई। बचाओ, कोई बचाओ। किंतु कोई भी बचाने को आगे नहीं आया। वो रोशन चिराग उसकी बीवी को लगभग उठाने वाले अंदाज में जीप की तरफ लेकर बढ़ गए। उनके साथ चल रहे 3 रोशन चिराग खुशी से उछलने लगे। उनके सिर पर सवार नशा हर हद को पार कर रहा था। उन्हें कुछ होश नहीं था कि क्या ठीक है और क्या गलत कर रहे थे। उसकी बीवी चीखे जा रही थी, उसका आदमी चीखे जा रहा था। देवराज चौहान की सर्द निगाह उन रोशन चिरागों पर थी।
उल्लू के पट्टे सीधी तरह नहीं मानेंगे। जगमोहन ने दांत भींचकर कहा और उठकर तेज तेज कदमों से चलता हुआ उनके पास पहुंचा। छोड़ दो इसे। जगमोहन का स्वर बेहद कठोर था। एकाएक वहां सब कुछ खामोश हो गया। रोशन चिरागों ने नशे से भरी सुर्ख आंखों से जगमोहन को देखा। प्लीज, उसकी बीवी ने कातर स्वर में कहा, मुझे बचा लीजिए। मैं तभी एक रोशन चिराग ने अपनी हथेली जगमोहन की छाती पर मारी। जगमोहन लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हट गया। क्यों बे? वो रोशन चिराग दादाई स्वर में बोला। और तो किसी ने हमें टोकने की चेष्टा नहीं की। सब समझदारों की तरह अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। तेरे को कौन से पागल कुत्ते ने काटा है जो इसे छोड़ते हो या नहीं? जगमोहन गुर्रा उठा। इसकी खोपड़ी खराब हो गई है लगता। दूसरे रोशन चिराग ने नशे भरी हंसी हंसकर व्यंग से कहा। जा जा, क्यों अपना चेहरा बिगड़वाता है? साइड में हो जा, तीसरे ने कहा। ठीक उसी पल जगमोहन की बांह हिली और कहने वाले के चेहरे पर जोरदार घूंसा पड़ा। नशे के कारण वो रोशन चिराग खुद को संभाल नहीं सका और चीख कर गिरता हुआ कई कदम दूर जा गिरा। पल भर के लिए वहां मौत से भरा सन्नाटा छा गया। अगले ही पल जीप ड्राइव करने वाला रोशन चिराग आगे बढ़ा और पास पहुंचते हुए जेब से रिवॉल्वर निकालकर जगमोहन से पेट से सटाकर गुर्राया। अब क्या इरादा है? रास्ते से हटता है या दुनिया से हटा दूं? कहते हुए उसके शब्द अपनी जगह सलामत नहीं थे। वो आंधी में कमजोर पेड़ की तरह हिल रहा था। रिवॉल्वर उसकी उंगलियों में फंसी थी, परंतु उंगलियां तीव्रता से कांप रही थी। ऐसे में कभी भी ट्रिगर दब सकता था। जगमोहन के दांत दांत पर दांत भिज गए। बंद हो गई अब तेरी जुबान? बगल में खड़ा दूसरा रोशन चिराग हंसा। रिवॉल्वर वाले ने रिवॉल्वर की नाल का दबाव उसके पेट पर बढ़ाया। बोल, चला दूं गोली? कहते हुए वो नशे से भरे स्वर में हंसा। देखने वालों की सांसें जहां की तहां रुकी हुई थी, जैसे हर किसी को गोली चलने का इंतजार हो। तभी कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। गोली ठीक रिवॉल्वर थामे रोशन चिराग की कलाई पर लगी। रोशन चिराग के होंठों से तेज चीख निकली। रिवॉल्वर जाने कहां जा गिरी। कलाई की हड्डी बुरी तरह टूट गई। हाथ बेजान सा होकर लटकने लगा। उसके होंठों से बराबर चीखें निकल रही थी। अगले ही पल जगमोहन का घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। वो पास में खड़े दूसरे रोशन चिराग को साथ लेता हुआ नीचे जा गिरा। अन्य रोशन चिरागों के चेहरे फक पड़ गए। उस जगह पर मौजूद सबकी निगाहें घूमी और देवराज चाहन पर जा टिकी। देवराज चाहन का रिवॉल्वर वाला हाथ टेबल पर पड़ा था। दूसरे हाथ में फंसी सिगरेट से कश ले रहा था। उसकी पत्नी को थामे जो रोशन चिराग जीप के पास खड़े थे, फौरन उसे छोड़कर दूर हट गए। वो तुरंत हाफती हुई पलटकर अपनी पति की तरफ भागी, जो जल्दी से भीतर बैठकर कार स्टार्ट करने लगा था। जगमोहन ने बारी बारी सब रोशन चिरागों के चेहरों पर निगाह मारी। सब ठंडे नजर आ रहे थे। जगमोहन पलटा और देवराज चौहान की तरफ बढ़ गया। उन सबके चेहरों और मस्तिष्क से नशा गायब हो चुका था। उन्होंने अपने साथी को उठाकर जीप में डाला और जीप स्टार्ट करके फौरन वहां से भाग निकले। उसका पति इतना घबराया हुआ था कि देवराज चौहान और जगमोहन का शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाया और कार को भगा ले गया। साइड से कार जब सड़क पर पहुंची तो उसकी बीवी ने टोका, इधर कहाँ जा रहे हो? हम तो उधर उधर वो जीप वाले गए हैं, इधर ही ठीक है, उसके पति ने घबराए स्वर में कहा। जवाब में उसकी बीवी गहरी सांस लेकर रह गई। गोलियां चल गई थी, उसके पति ने घबराए स्वर में पुनः कहा। ये तो गोलियां हैं, कॉलेज के वक्त में जाने क्या क्या चल जाता था, उसकी बीवी गर्व भरे लहजे में बोली। बासी बातें मत किया करो। ये कार चला रहे हो? उसकी बीवी एकाएक बोली। तो और क्या कर रहा हूं? हाथों में स्टीयरिंग पकड़ लिया है, एक्सीलेटर दबाते रहे। सॉरी दोस्तों, यहां पर ना पेज आगे पीछे हो गया मुझे लग रहा।
दोस्तों, इस किताब में भी एक पेज पूरा का पूरा गायब है, एक यानी 2 पेज गायब हैं। 177 से सीधा 179 पर आ गई है कहानी। रात को 10 बजे कार ने शहर में प्रवेश किया। शहर खास बड़ा नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। रोशनियों की जगमगाहट हर तरफ नजर आ रही थी। दोपहर को होटल से चलते समय जगमोहन ने ड्राइविंग संभाल ली थी। देवराज चांद पिछली सीट पर लेट गया था। कुछ घंटे नींद में रहा, परंतु सतर्कता ओढ़े जागता भी रहा। अंधेरा होने पर उठ बैठा था। चंद घंटों की नींद के पश्चात वो फ्रेश नजर आ रहा था। जगमोहन ड्राइविंग में व्यस्त रहा। देवराज चौहान वक्त बिताने के अंदाज में सिगरेट के कश लेता रहा। जब वो शहर में प्रविष्ट हुए तो देवराज चौहान कह उठा, पेट्रोल टंकी फुल कर लो और पानी के 2 बड़े कैन भरकर कार में रख लो। इस शहर से निकलने के 20 किलोमीटर के बाद पेट्रोल तो क्या, पानी की एक बूंद भी देखने को नसीब नहीं होगी। मतलब कि मंगोलिया पास आता जा रहा है? भूल में हो। आधी रात के बाद तो हम वहां पहुंचेंगे जहां से मंगोलिया के लिए घोड़ों पर रेगिस्तानी सफर शुरू होगा। वहां से जहां पहाड़ी का रूप आदम बुद्ध जैसा है। याद होगा तुम्हें? हाँ, जगमोहन ने सिर हिलाया। उस रेगिस्तान में घोड़े इसलिए चल चल जाते हैं कि मंगोलिया वासियों ने रास्ते में आने वाली रेत को इस कदर हटा रखा है कि जमीन पर घोड़ों को दौड़ने में दिक्कत ना आए। हाँ, वो रास्ता मुझे अभी तक याद है, जगमोहन मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन पिछली बार तो लोटन सिंह ने पहले से ही हमारे लिए घोड़ों का इंतजाम कर रखा था। इस बार घोड़े कहाँ से मिलेंगे? इस बारे में वहां पहुंचकर सोचेंगे। निहाल सिंह ने तो सोचा होगा कि हमसे दौलत छीन कर वो मंगोलिया में जा छिपेगा और हम उसे पकड़ नहीं सकेंगे। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट खुली खिड़की के बाहर उछाल दी। अब निहाल सिंह के बारे में मेरा सोचने का नजरिया बदल चुका है। क्या मतलब? अब तक निहाल सिंह ने जो किया है उससे स्पष्ट है कि वो बहुत समझदार और तेज इंसान है। उसे हर हाल में मालूम हो गया कि हम पहले भी मंगोलिया जा चुके हैं और वहां क्या हुआ, उसे हर बात की जानकारी होगी। ऐसे में कम से कम वो ये तो नहीं सोच सकता कि हम मंगोलिया पहुंचकर उसे तलाश नहीं कर सकते। जगमोहन के चेहरे पर असमंजसता के भाव उभरे। उसने गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को देखा। मैं समझा नहीं। मुझे लगता है निहाल सिंह ने जो किया वो उसका असली मकसद नहीं है, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। हमसे माल छीन कर भागना और अपने पीछे ये बात छोड़कर जाना कि वो मंगोलिया जा रहा है, इस बात से तो लगता है जैसे वो हमें मंगोलिया में बुलाना चाहता हो, हमें मंगोलिया तक ले जाना चाहता हो। जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। ओह, इस तरफ तो मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब की बात कुछ और है? जगमोहन के होंठों से निकला। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। लेकिन मंगोलिया में किसको हमारी जरूरत हो सकती है? खुमान सिंह मारा गया था, अजगर खान भी नहीं बचा। यानी कि मंगोलिया में हमारा ऐसा तो कोई दुश्मन रहा नहीं जिसको हमारी जरूरत हो। कोई तो है ही जिसे हमारी जरूरत है। निहाल सिंह ने जो किया उससे तो यही स्पष्ट होता है कि कोई चाहता है हम मंगोलिया पहुंचें, उसके पीछे पीछे पहुंचें। देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहा। यह भी तो हो सकता है कि हमारी सोच गलत हो, निहाल सिंह ने किसी चाल के तहत हमसे गड़बड़ ना की हो। देखते हैं, ये सब बातें मंगोलिया पहुंचकर ही सामने आएंगी कि हकीकत क्या है। उन्होंने कार की टंकी पेट्रोल से फुल कराई। रात के इस वक्त जगमोहन ने जैसे तैसे प्लास्टिक के 2 बड़े कैन तलाश किए और उन्हें पानी से भरकर कार के फुटबोर्ड पर रखा और होटल से खाना खाने के बाद वो पुनः सफर पर रवाना हो गए। अब कार देवराज चौहान ड्राइव कर रहा था और जगमोहन पिछली सीट पर जा लेटा था। अगला दृश्य। भोर का उजाला फैलने में अभी घंटा बाकी था। रात का अंधकार हर तरफ फैला हुआ था, परंतु
उस वक्त चलने वाली हवा में इस बात का एहसास हो रहा था कि जल्दी ही दिन निकल आएगा। देवराज चौहान ने कार रोकी और इंजन बंद कर दिया। जगमोहन ढीठ बनकर पिछली सीट पर लेटा था और पथरीले रास्ते पर कार के चलने के कारण उसका शरीर इस कदर जोर से हिल और उछल रहा था कि नींद लेना तो दूर, लेटना भी कठिन हो रहा था। जिस रास्ते पर कार चल रही थी वो पहाड़ी रास्ता था, जिसे कि खुद ही बनाया गया था। सड़क के नाम पर छोटे बड़े पहाड़ी पत्थरों से घिरा ऐसा रास्ता था कि कार को उनसे बचाकर निकलना पड़ रहा था, परंतु इसमें भी पूरी तरह सफलता नहीं मिल पा रही थी। देवराज चौहान के इंजन बंद करने पर जगमोहन उठकर बैठ गया। मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब हम पहली बार मंगोलिया आए थे। इस सड़क पर आते ही उछल उछल कर कार ने बुरा हाल कर दिया है, जगमोहन उखड़े स्वर में बोला। अब भी वही हो रहा है। अंधेरे में कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। मंगोलिया तक पहुंचना आसान है क्या? 30 घंटे से ज्यादा हो गए कार ड्राइव करते करते, जगमोहन ने पूर्वता लहजे में कहा। यहां क्यों रोक दी कार? जगमोहन सामने अंधेरे में देखता हुआ बोला। वो रास्ता पास ही कहीं है जहां से हमें ये सड़क छोड़कर पहाड़ी पर उतरना है, देवराज चौहान ने आसपास निगाहें दौड़ाते हुए कहा। लेकिन अंधेरे के कारण ठीक से कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर हम उस जगह से आगे निकल गए तो फिर उस रास्ते को तलाश करने में काफी देर लग जाएगी। हमें दिन की रोशनी फैलने का इंतजार करना होगा। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। सावधान रहना, देवराज चौहान कश लेकर कार का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकलता हुआ बोला। इस समय कोई भी लड़ाका घोड़े पर मंगोलिया के लिए जा सकता है। ऐसे में वो यहीं कहीं आसपास से ही गुजरेगा। वैसे इस वक्त चांस कम है कि किसी लड़ाके के मंगोलिया जाने के, क्योंकि दिन में रेगिस्तान की तपती रेत में सफर करने से अक्सर ये लोग परहेज करते हैं। ज्यादातर वो शाम को सफर शुरू करके सुबह की रोशनी निकलने से पहले मंगोलिया तक पहुंचना पसंद करते हैं। दिन की सुलगती धूप में अपने लिए और घोड़ों के लिए रास्ते में पानी तक नहीं मिल पाता। लेकिन पिछली बार हमने तो दिन में सफर किया था, एकाएक जगमोहन बोला। हाँ, और हो सकता है इस बार भी दिन में ही सफर करेंगे, कार से बाहर निकलकर देवराज चौहान बोला। क्यों? क्योंकि दिन में इक्का दुक्का लड़ाका ही सफर करता है, टकराव की संभावना कम ही है। वरना मंगोलिया के लड़ाके तो चंद नोटों की खातिर सामने वाले को उड़ा देते हैं, खासतौर से किसी नए आदमी को देखने पर। और मैं नहीं चाहता कि रास्ते में किसी से टकराव की वजह से मंगोलिया तक हमारे आने की खबर पहले ही पहुंच जाए और निहाल सिंह सतर्क होकर हमारी घात में बैठ जाए, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। निहाल सिंह मंगोलिया पहुंच चुका होगा? पक्के तौर पर। अगर महादेव से मिलने के बाद वो वास्तव में मंगोलिया के लिए ही चला है तो पक्के तौर पर पहुंच चुका होगा, देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। और मेरे ख्याल में अरबों की दौलत लेकर निहाल सिंह कहीं और जाने से रहा। अपने ठिकाने मंगोलिया पर पहुंचना ही होगा उसे। नहीं पहुंचा होगा तो 1-2 दिन में आ जाएगा। हर कोई एक न एक दिन अपने ठिकाने पर तो पहुंचता ही है, कहते हुए जगमोहन के दांत भिज गए। साले ने मेरी खोपड़ी पर बहुत तगड़ा वार किया था। वर्ल्ड का सारा माल ही नहीं ले उड़ा, बल्कि उसकी वजह से मैं पुलिस के हाथों में भी पड़ गया था। सारे हिसाब चुकता करूंगा। मैं भूल में रहा कि निहाल सिंह हमारे हाथों से दौलत छीनकर हमें धोखा देकर बच निकलेगा। अगले 1 घंटे के दौरान कोई घुड़सवार लड़ाका वहां से नहीं गुजरा। भोर का उजाला फैल गया। कुछ दूरी पर वो पहाड़ी नजर आने लगी जो किसी आदम बुद्ध जैसी दिखाई देती थी। देवराज चौहान और जगमोहन वो जगह, वो रास्ता, वो पगडंडी तलाश करने लगे जहां बरसों पहले वो पथरीली सड़क को छोड़कर नीचे उतरे थे और आगे जाकर मंगोलिया जाने का रास्ता शुरू हो जाता था। जगमोहन धीरे धीरे कार को आगे बढ़ाता हुआ पैदल ही आगे बढ़ रहा था। करीब आधे घंटे की चेष्टा के पश्चात देवराज चौहान एक जगह ठिठका। निगाह कुछ फीट आगे पेड़ पर जा टिकी, जो पथरीली सड़क के किनारे कुछ ज्यादा ही झुका हुआ लग रहा था।
देवराज चौहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर उठी। उसी पल जगमोहन ने कार पेड़ के पास आकर रुकी। इस पेड़ को पहचान रहे हो? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर जगमोहन की तरफ देखा। जगमोहन ने होंठ सिकोड़कर पेड़ को देखा, फिर आगे पीछे आसपास का माहौल देखने लगा। 2 क्षणों बाद ही उसके होंठों से हंसी निकली। ये पेड़ तो कुछ बूढ़ा हो गया है और एक तरफ झुक सा भी गया है। मतलब कि पहचान लिया इस पेड़ को? हाँ, जगमोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। बरसों पहले जब हम यहाँ आए थे तो लोटन सिंह ने इस पेड़ पर लाल रंग का कपड़ा अटका रखा था हमारे लिए, ताकि हम मंगोलिया जाने का रास्ता जान सकें। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और सिगरेट सुलगा ली। कार वहीं छुपा दूं जहां बरसों पहले खड़ी की थी? अब मुझे सारे रास्ते याद आ गए हैं। देख लो वहां अब झाड़ियां हैं भी या नहीं। कार किसी को नजर नहीं आनी चाहिए, वरना वापसी पर हमें दिक्कत होगी। जगमोहन ने पेड़ के करीब ही नीचे जा रही पगडंडी पर कार उतार दी और एक तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियों में कार को लेता चला गया। झाड़ियां इतनी घनी थी कि कार पूरी तरह बीच में छिप गई थी। उसके बाद जगमोहन 21 करोड़ से भरा हुआ थैला उठाकर कार का दरवाजा खोलते हुए किसी तरह बाहर निकला और कार लॉक करके बैग और कैन संभाले झाड़ियों से बाहर आ गया। झाड़ियां इतनी घनी थी कि शरीर पर 2-3 जगह खरोंचें आ गई थी। पलटकर जगमोहन ने झाड़ियों की तरफ देखा। कार का कोई भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। तसल्ली के पश्चात वह देवराज चौहान की तरफ बढ़ गया, जो कुछ दूर दूसरी पगडंडी पर खड़ा था। जगमोहन को आते देखकर देवराज चौहान पगडंडी पर आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाने पर पगडंडी के दाएं बाएं पेड़ आ गए थे। आसपास कहीं कहीं घास भी नजर आ रही थी। पास पहुंचते हुए जगमोहन ने देवराज चौहान को बैग थमाया। अगर हमारे पास घोड़े होते तो हम मंगोलिया के लिए अभी रवाना हो जाते। घोड़ों का इंतजाम हो जाएगा। देवराज चौहान बैग को बाहों में फंसाकर पीठ पर लटकाता हुआ बोला। हमें घोड़े ही नहीं, हॉलेस्टर भी चाहिए। मंगोलिया में वक्त आने पर कोई इतना मौका नहीं देता कि रिवॉल्वर जेब से निकाली जाए। वहां पर सबकी रिवॉल्वर हॉलेस्टरों के खुले मुंह में पड़ी होती हैं। करीब 15 मिनट चलने के पश्चात देवराज चौहान 2-3 पेड़ों के झुरमुट के बीच रुकता हुआ बोला, हम यहीं रुकेंगे। कुछ देर बाद सूरज की तेज धूप और तपती रेगिस्तान से आती गर्म हवा बुरा हाल कर देगी। 10-15 मिनट पगडंडी पर और चलें तो आगे रेगिस्तान आ जाएगा। देवराज चौहान आसपास निगाह मारता जा रहा था। और मंगोलिया जाने वाला हर लड़ाका यहीं से गुजरेगा। तुम्हारा मतलब है कि हम अपने लिए उन लड़ाकों से घोड़े छीनेंगे? जगमोहन ने उसे देखा। मजबूरी है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। बिना घोड़ों के हम मंगोलिया नहीं पहुंच सकते। अगला दृश्य। जगमोहन सुस्ताने के अंदाज में घास और मिट्टी पर लेटा तो रात भर का थका होने के कारण ठंडी हवा के झोंकों ने उसे गहरी नींद में सुला दिया। देवराज चौहान ने पीठ पर लटके बैग को उतारकर नीचे रखा और नीचे लेटते हुए सिर बैग पर रख लिया। कुछ देर की सोचों के पश्चात उसने आंखें बंद कर ली। मंगोलिया के लड़ाकों के यहां से गुजरने का इंतजार लंबा भी हो सकता था और छोटा भी, इसलिए दिमागी तौर पर इंतजार करना ठीक नहीं था। देवराज चौहान नींद में नहीं था, सिर्फ आंखें ही बंद कर रखी थी। बीच में एक आध बार सिगरेट सुलगाकर कस लिया। इसी दरमियान धीरे धीरे 1 घंटा बीता कि उसके कानों में घोड़ों की टापों की आवाज पड़ी। देवराज चौहान की आंखें फौरन खुल गई। एकाएक वह सतर्क नजर आने लगा। उसने जगमोहन की तरफ निगाह मारी। वो नींद में था। टापों की मध्यम आवाजें बराबर उसके कानों में पड़ रही थी। घोड़ों की टापों के अंदाज से ही देवराज चौहान समझ गया कि घुड़सवार पहाड़ी की पथरीली सड़क पर है। अगर रेगिस्तान की तरफ से घुड़सवार आ रहे होते तो टापों की आवाजें बेहद करीब आने पर ही सुनाई देनी थी। देवराज चौहान की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। वो उसी प्रकार लेटा रहा। अलबत्ता जेब से रिवॉल्वर निकाल कर कूल्हों के नीचे दबा ली थी, ताकि वक्त आने पर उसका फौरन इस्तेमाल किया जा सके। घोड़ों की टापों की आवाजें अब स्पष्ट तौर पर कानों में पड़ने लगी थी।
स्पष्ट था कि वह करीब आते जा रहे थे और टापों की आवाज़ों से इस बात का भी एहसास हो रहा था कि उनकी गति बेहद धीमी है। शायद इसलिए कि पथरीला रास्ता होने की वजह से वो तेज नहीं दौड़ पा रहे थे। देवराज चौहान की सख्त कठोर निगाह एकटक पगडंडी पर ही लगी हुई थी। तभी जगमोहन हड़बड़ाकर नींद से उठ बैठा। घुड़सवार आ रहे हैं, जगमोहन के होठों से निकला। देवराज चौहान ने बिना कुछ कहे उसी मुद्रा में सिगरेट सुलगा ली। एकाएक घोड़ों के टापों की आवाज आनी बंद हो गई। आवाजें आनी बंद क्यों हो गई? जगमोहन के होठों से पुनः निकला। पहले वो घोड़े पथरीली पगडंडी पर थे, अब कच्चे रास्ते पर आ गए हैं। कश लेते हुए देवराज चौहान शांत स्वर में बोला, ये सामने वाले रास्ते पर जो सिर्फ 10 फीट दूर है। जगमोहन के होंठ भिज गए। उसने रिवॉल्वर निकालकर करीब ही मौजूद पानी के केन के पीछे रख ली, ताकि वक्त आने पर रिवॉल्वर जेब से निकालने में समय बर्बाद न करना पड़े। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में वो घुड़सवार हमारे सामने होंगे। देवराज चौहान की आवाज में सर्द भाव छा गए थे। हमें उनसे घोड़े छीनने हैं, जगमोहन दांत भींच कर बोला। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देवराज चौहान ने विशाले स्वर में कहा। जरूरत नहीं पड़ेगी? जगमोहन ने असमंजस भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। हाँ, देवराज चौहान कस लेकर बोला। तुम्हारा क्या ख्याल है कि घोड़ों पर सवार लड़ाके शराफत से 10 फीट दूरी पर नजर आ रही पगडंडी से गुजर जाएंगे? ये क्यों भूल जाते हो कि मंगोलिया में रहने वाला हर शख्स वहशी है, जो कि कानून से भागा हुआ करीब करीब फांसी का हकदार मुजरिम है? और मंगोलिया में हर चीज इतनी महंगी है कि वहां रहने वाले को हर समय पैसे की जरूरत होती है, और जरूरतमंद लोग चंद नोटों की खातिर किसी की जान लेने में नहीं हिचकते। याद है मुझे। जगमोहन ने हौले से अपना सिर सख्त चेहरा हिलाया। पैसे की जरूरत ही इन लोगों को मंगोलिया से बाहर जाने को मजबूर करती है, और कहीं से लूटपाट करके दौलत इकट्ठी करके जिंदा रहे तो फिर वापस मंगोलिया आ जाते हैं। देवराज चौहान स्थिर लहजे में कहा। और अब आने वाले हमें देखेंगे तो हमारी जेब का आखिरी नोट तक निकलवाने की चेष्टा करेंगे, और सब कुछ लूट लेने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जाते जाते वो हमें जिंदा छोड़ जाएंगे या गोली मार देंगे। याद है? जगमोहन ने सिर हिलाया। जब हम पहले मंगोलिया आए थे तो ऐसे हालात का हमने कई बार सामना किया था। तभी उनके कानों में घोड़ों की मध्यम टापों की आवाजें आने लगी। आने वाले घुड़सवार कच्ची पगडंडी पर बेहद करीब आ गए थे। देवराज चौहान की सर्द भाव लिए आंखें पगडंडी के आने वाले रास्ते पर जा टिकी। जगमोहन ने भी अपना ध्यान टापों की तरफ लगा दिया। 1 मिनट भी न बीता होगा कि घुड़सवार नजर आने लगे थे। वो 3 थे, तीनों के खतरनाक चेहरे। फेल्ट कैप पहन रखी थी धूप से बचने के लिए। शायद उनका इरादा दिन से रेगिस्तानी सफर करके शाम तक मंगोलिया पहुंचने का था। शरीरों पर सूती कपड़े, अधिकतर जीन की मैली हो रही पैंट और लेदर के गंदे हो रहे जूते थे। कमर पर होलेस्टर की बेल्टें बंधी थी, जिनके दोनों तरफ होलेस्टर थे और उनमें फंसी रिवॉल्वर स्पष्ट नजर आ रही थी। उन तीनों के चेहरे सफर की थकान से भरे पड़े थे। बड़ी शेव के कारण चेहरे और भी मुरझाए से लग रहे थे, लेकिन आंखों में फैली क्रूरता के भावों में कमी नहीं थी। घोड़ों की पीठ पर पानी से भरी मशकें बंधी हुई थी। उनके घोड़े पगडंडी पर धीरे धीरे चल रहे थे। उन्हें देखते ही उन्होंने लगामें खींच ली। घोड़े फौरन रुक गए। तीनों की सुकड़ी निगाहें देवराज चौहान और जगमोहन पर जा टिकी। देवराज चौहान और जगमोहन एकटक उन तीनों को देखे जा रहे थे। तभी एक घुड़सवार ने लगाम को हल्का सा झटका देकर घोड़े को ऐड़ मारी। घोड़ा फौरन पगडंडी से हटकर मुड़कर उनके करीब आ पहुंचा। उस पर बैठा लड़ाका दोनों को देखते हुए वहशी अंदाज में हंसा। लगाम छोड़कर गालों पर बड़ी शेव में उंगलियां फंसाकर बालों को खुजलाने लगा। देवराज चौहान और जगमोहन की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। मेरे ख्याल में
वो घुड़सवार लड़ाका गर्दन घुमाकर अपने दोनों साथियों को व्यंग भरी निगाहों से देखता हुआ बोला, नए मुर्गे हैं। कानून का डंडा पीछे लगा होगा तो अब मंगोलिया पहुंचकर जान बचाना चाहते हैं। मंगोलिया का रास्ता पकड़ने का मतलब ही वही है। जवाब में दूसरे घुड़सवार ने कड़वे अंदाज में हंसकर कहा। देख तो, पहले वाला बोला, पूरे साजो सामान के साथ तैयारी में बैठे हैं। बैग, पानी का कैन, जैसे अभी बस आ रही है और इन्हें बिठाकर मंगोलिया तक पहुंचा देगी। जवाब में दोनों लड़ाके हंस पड़े। बैग में माल तो होगा, पीछे वाले लड़ाके ने कहा। बिल्कुल होगा, पहले वाला बोला। पहली बार मंगोलिया पहुंचने की तैयारी में हैं तो माल पानी लेकर ही चले होंगे, जो कि अब हमारे काम आएगा। कहते हुए उसकी कड़वी निगाह बैग पर जा टिकी। लेकिन जो भी माल मिलेगा उसके बराबर के हिस्से होंगे। तुम हर बार ज्यादा रख लेते हो। पहले वाले घुड़सवार ने गर्दन घुमाकर कहर भरी निगाहों से उस घुड़सवार को देखा। वाह, तू तो पहले से हिसाब में लग गया। जरूरी था। तो तू बराबर का हिस्सा लेगा? पहले वाले घुड़सवार की आवाज में विषैले भाव आ गए थे। हाँ, जो भी माल हाथ लगेगा हम तीनों में बराबर बटेगा। हर बार की तरह तू अब ज्यादा माल नहीं लेगा। मैंने ज्यादा लिया तो तू क्या करेगा? उसके दांत भिज गए। क्यों ज्यादा बात करता है? पीछे वाला बोला। बोला तो, माल बराबर का बटेगा। आगे वाले के चेहरे पर से दरिंदगी की लहर गुजरी। उसने घोड़े पर उसी मुद्रा में बैठे रिवॉल्वर निकाली और उसका रुख पीछे की तरफ किया। यह देखकर पीछे वाले ने रिवॉल्वर निकालनी चाहिए। तभी ट्रिगर दबा। कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। गोली पीछे वाले की छाती में जा लगी। उसके शरीर को तीव्र झटका लगा। गला फाड़कर वह चीखा और नीचे जा गिरा। आगे वाले घुड़सवार की निगाह उसके तड़पते शरीर पर टिकी रही। चंद ही क्षणों में वो शांत पड़ गया तो उसके दूसरे साथी को तीखी निगाहों से देखा। दूसरा मुस्कुराया। तेरे को भी इसी तरह का बराबर का हिस्सा चाहिए? नहीं, इसके मरने से मेरा हिस्सा तो वैसे ही बढ़ गया है। वो हंसा। उसने तसल्ली भरे अंदाज में सिर हिलाया और रिवॉल्वर वापस होल्स्टर में रख ली। गोली चलने के धमाके से मरने वाले का घोड़ा घबराकर कई कदम दूर जा खड़ा हुआ। आगे वाले की निगाह देवराज चौहान और जगमोहन पर घूमी, जो पहले जैसी मुद्रा में खड़े थे। कितना माल है तुम दोनों के पास? उसने दरिंदगी भरे स्वर में पूछा। बहुत है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। निकालो। देवराज चौहान ने उसी शांत अंदाज में जेब से पर्स और पर्स से 100 का नोट निकालकर उसकी तरफ उछाल दिया। ये बहुत रहेगा तुम दोनों के लिए। वहां चल रही ठंडी हवा उस नोट को अपने साथ दूर उड़ा ले गई। उसका चेहरा क्रोध से धधक उठा। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? उस घुड़सवार ने मौत भरे स्वर में कहा। है। देवराज चौहान के होंठों पर सर्द मुस्कान उभरी। तो मुझे दूसरी बार न कहना पड़े। कहते हुए उसने रिवॉल्वर हाथ में ले ली। जो भी पास में है मेरे हवाले कर दो। सिर्फ ऐसा करने से ही तुम दोनों की जान बचेगी, वरना। अच्छी बात है, देवराज चौहान गहरी सांस लेकर बोला। फिर ये पूरा पर्स ही ले लो। घुड़सवार के चेहरे पर मौत से भरा कसाव आ गया। मंगोलिया में नोटों से भरे पर्स ही नहीं, नोटों से भरे सूटकेस की भी जरूरत पड़ती है। सिर्फ भरा पर्स लेकर तो तुम दोनों मंगोलिया जाने से रहे। उठो, बैग में जो है उसे निकालो। देवराज चौहान की आंखों में मौत से भरे सर्द भावों ने जोर मारा। उठ जाओ, जगमोहन बेहद शांत स्वर में बोला, वरना ये गोली मार देगा। देवराज चौहान ने जैसे समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। उठने के से अंदाज में उसने दोनों हाथ जमीन पर रखे। कूल्हों के नीचे दबी रिवॉल्वर हाथ में आ फंसी।
अगले ही पल देवराज चौहान तूफानी गति से उठा और ट्रिगर दबाते हुए रिवॉल्वर वाला हाथ घुमाया। पहली गोली आगे वाले घुड़सवार के माथे पर लगी, दूसरी पीछे वाले की गर्दन की हड्डी तोड़ती हुई दूर निकल गई। इसके साथ ही शोर शराबा समाप्त हो गया। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर नीचे पड़े मृत शरीरों से पॉलिस्टर की बेल्टें खोली और एक जगमोहन की तरफ उछालने के बाद दूसरी अपनी कमर पर बांधने लगा। फिर अपनी रिवॉल्वर होलिस्टर के एक तरफ के हिस्से में डाली और दूसरी तरफ के होलिस्टर में पहले ही घुड़सवार की भरी हुई रिवॉल्वर मौजूद थी। जगमोहन भी होलिस्टर के बेल्ट बांध चुका था। एक तरफ उसने अपनी रिवॉल्वर रखी और दूसरी तरफ के होलिस्टर में आगे बढ़कर नीचे पड़ी दूसरी रिवॉल्वर उठाकर रखने के पश्चात ही नीचे ही गिरी पड़ी 2 फेल्ट कैप उठाकर एक देवराज चौहान के सिर पर रखी और दूसरी अपने सिर पर। दिन के 10:30-11 का वक्त हो चुका था। सूरज सिर पर चढ़ता जा रहा था। हवा में तपिश का एहसास हो रहा था। जगमोहन ने वहां मौजूद तीनों लाशों पर निगाह मारी, फिर तेजी से पेड़ों के झुरमुट की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। उसकी निगाह घोड़ों पर फिर रही थी। कुछ ही क्षणों में जगमोहन वापस लौट आया। कहाँ गए थे? देवराज चौहान ने उसे देखा। 100 का नोट लेने गया था जो हवा से कुछ दूर चला गया था, कहते हुए जगमोहन हौले से हंस पड़ा। देवराज चौहान के होठों पर बर्बर सी मुस्कान फैल गई। अब हम मंगोलिया पहुंच सकते हैं, जगमोहन बोला। एक ये घोड़ा और दूसरा वो ले लो जो दूर खड़ा है, देवराज चौहान दूसरे घोड़े की तरफ इशारा करता हुआ बोला। जगमोहन ने पानी के कैन को देखा। मेरे ख्याल में पानी के कैन की जरूरत नहीं है, जगमोहन कह उठा। घोड़ों के साथ बंधी मुश्कें पानी से भरी हुई हैं। घोड़ों पर ज्यादा बोझ ना ही डाला जाए तो ठीक रहेगा, सफर लंबा है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। नीचे पड़ा बैग उठाकर पीठ पर लटकाया और आगे बढ़कर घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए पुचकारने लगा। कभी उसकी गर्दन पर हाथ फेरता, कभी उसके कान सहलाता। जगमोहन दूर खड़े घोड़े के पास पहुंचा जो अपने सवार के मारे जाने के कारण सहमा सा खड़ा था। जगमोहन ने प्यार मोहब्बत से उसका सहमापन दूर किया और रकाब में पैर रखकर घोड़े की पीठ पर जा बैठा। घोड़े ने जैसे समझौता कर लेने वाले अंदाज में खुद को हिलाया। जगमोहन ने धीमे से लगाम को झटका दिया। घोड़ा चलता हुआ पगडंडी पर आ गया। देवराज चौहान ने जगमोहन पर निगाह मारी, फिर उछलकर घोड़े की पीठ पर जा बैठा। दोनों की निगाहें मिली। देवराज चौहान ने लगाम को झटका दिया। घोड़ा आगे बढ़ गया। जगमोहन का घोड़ा भी उसके पीछे हो लिया। कठिनता से 5 मिनट बीतने पर वो पगडंडी समाप्त हुई और सामने धूप में तपता रेगिस्तान नजर आने लगा। गर्म रेत को छूकर आती हवा जैसे उनके चेहरों को जलाने लगी थी। 2 क्षणों के लिए उन्होंने घोड़े रोके। मंगोलिया को जाने वाला सामने वही रास्ता था जिस रास्ते को उन्होंने कभी बरसों पहले तय किया था। चलो, देवराज चौहान ने सिर पर पड़ी कैप ठीक करते हुए कहा और लगाम को झटका देने के साथ साथ घोड़े के पेट में ऐड़ मारी। घोड़े इन रास्तों के पुराने खिलाड़ी थे। उन्हें बताने की जरूरत नहीं थी कि किस तरफ जाना है। मंगोलिया का रास्ता वो न जाने कितनी बार तय कर चुके थे। नीचे रेत इतनी कम थी कि घोड़ों के दौड़ने में कोई रुकावट पैदा नहीं हो रही थी। दोनों घोड़े देवराज चौहान और जगमोहन के लिए तेजी से दौड़े जा रहे थे। मंगोलिया नाम की उस खूनी बस्ती की तरफ जहां रहने वाला हर शख्स कानून का भगोड़ा खतरनाक इंसान था, जहां गोली महंगी और इंसान की जान सस्ती थी, जहां इंसान के खून से भरा गिलास तो आसानी से हासिल हो सकता था, परंतु पानी का गिलास बेशकीमती था, जहां खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरों की जान लेना मजबूरी हो जाती थी। सूरज धीरे धीरे आगे आग का गोला बनता हुआ सिर पर चढ़ता जा रहा था। धूप बदन को झुलसा रही थी। गर्म हवा जैसे शरीर को पिघलाने का प्रयत्न कर रही थी। सिर पर पड़ी फेल्ट कैपों ने उनके सिर को धूप से काफी हद तक बचा रखा था। देवराज चौहान और जगमोहन के घोड़े चिलचिलाती धूप में तूफानी रफ्तार के साथ मंगोलिया की तरफ बढ़ते जा रहे थे। दौड़ते घोड़ों ने कहीं भी रुकने का नाम नहीं लिया।
और ना ही उन्होंने कहीं घोड़ों को धीमा करने या रोकने का प्रयास किया था। रास्ते में ऐसी कोई जगह भी नहीं आई जहां घोड़ों को रोका जा सके। हर तरफ दूर तक सुनसान तपता रेगिस्तान था। धूप से चमकते रेत के कण आंखों को चौंधिया जाते। रास्ते में एक आध जगह पर दो तीन सूखे पेड़ नजर आए, जिनके बारे में यह कह पाना कठिन था कि वो किस चीज के पेड़ हैं, क्योंकि उनकी शाखाओं पर एक भी पत्ता नहीं था। घोड़ों को दौड़ते हुए लगभग 3.5 घंटे बीत चुके थे। आग का तपता गोला ठीक सिर के ऊपर पहुंच चुका था। उनके बदन झुलस रहे थे। गर्म रेत से टकरा कर आती हवा ने चेहरे को तांबाई रंगत में बदल दिया था। घोड़े मानो टापों से अपने पीछे उड़ती रेत के गुबार छोड़ते जा रहे थे, जो कि बीतते पलों के साथ पुनः रेत में आकर समा जाते थे। टापों की मध्यम सी आवाज उनके कानों में पड़ रही थी। खून को सुखा देने वाली गर्मी के कारण जब भी गले में कांटे चुभते तो घोड़े की पीठ से बंधी मुश्क को अपनी तरफ खींच गला गीला करने के लिए एक दो घूंट भर लेते। वो जानते थे प्यार के कारण घोड़े के भी प्यास के कारण घोड़ों के भी बुरे हाल हो रहे होंगे, लेकिन इस बात का भी उन्हें एहसास था कि घोड़े प्यासे रहकर भी रेगिस्तान के इस तपते सफर के आदी थे। देवराज चौहान का घोड़ा पीछे था। जगमोहन ने अपने घोड़े को जरा सा धीमा किया। देवराज चौहान का घोड़ा उसके बराबर आ गया। तुम्हें याद है देवराज? जगमोहन चिल्लाकर सूखे स्वर में बोला। पिछली बार रास्ते में जोधा सिंह ने अपना घर बना रखा था, जिसके यहाँ आते जाते सवार रुकते थे, आराम करते थे। इस तपते रेगिस्तान में हर जरूरत की चीज जोधा सिंह के पास मिल जाती थी। बदले में दबाकर माल वसूलता था। मंगोलिया का सबसे खतरनाक आदमी माना जाता था जोधा सिंह। देवराज चौहान ने धूप में तपता चेहरा जगमोहन की तरफ घुमाया। हाँ, देवराज चौहान ने ऊंचे स्वर में कहा। जोधा सिंह मर गया था। अब तो वो जगह खंडर बन चुकी होगी। जगमोहन ने गर्म हवा से सूखे होंठों को जीभ से गीला करते हुए ऊंचे स्वर में कहा। या फिर कच्चा पक्का मकान वक्त के थपेड़ों को सहता रेत में गुम होता चला गया होगा। जोधा सिंह की ही हिम्मत थी जो इस तपते से रेगिस्तान में रहता था। देवराज चौहान का सिर हिलकर रह गया। दोनों घोड़े तेजी से दौड़े जा रहे थे। घोड़ों के जिस्म तक गर्म होकर तप रहे थे। जीन का लेदर भी पूरी तरह गर्म हो चुका था। लोहे की रकाबें तो इस हद तक गर्म थी कि हाथ लगाने से उंगलियां ही जल जाएं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे आग के जंगल में घिर गए हों। लेकिन किसी भी हालत में घोड़ों की रफ्तार में कमी नहीं आई थी और ना ही उन दोनों का मूड सफर की रफ्तार कम करने का था। घोड़े भी जैसे उन्हें दिखा देना चाहते थे कि उनकी तरह वो भी किसी तरह से कमजोर नहीं है। जानलेवा सफर ना खत्म होने वाले अंदाज में जारी था। करीब आधे घंटे बाद एकाएक घोड़ों की रफ्तार खुद ब खुद कम होने लगी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। दोनों घोड़ों की रफ्तार अचानक कम क्यों होने लगी? जगमोहन चिल्लाकर ऊंचे स्वर में बोला। देवराज चौहान खुद भी नहीं समझ पाया कि घोड़ों की रफ्तार सुस्त क्यों हो रही है। उसकी निगाह तेजी से जैसे सारे रेगिस्तान में घूमती चली गई। फेल्ट कैप के बावजूद भी धूप की चमक से उसकी आंखें मिची हुई थी। अगले ही पल उसकी आंखें और भी सिकुड़ती चली गई। मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। रेगिस्तान में दूर, बहुत दूर छोटा सा सफेद धब्बा नजर आ रहा था। आखिरकार जगमोहन की निगाह भी उसी धब्बे पर जा टिकी। कई पल उनके बीच शांति से गुजरे। ये तो वैसा ही घर लग रहा है जैसा कभी जोधा सिंह का मकान हमने बरसों पहले देखा था। जगमोहन चौंक कर असमंजस भरे स्वर में जोर से बोला। हर पल उस सफेद धब्बे का आकार बड़ा होता जा रहा था। घोड़े उस तरफ बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे वो मकान के रूप में बड़ा दिखाई देने लगा था। दोनों की तपती निगाह उसी तरफ टिकी थी। ये वही जगह है जो जोधा सिंह की थी, देवराज चौहान बोला। यहां हम पहले भी रुके थे और ये घोड़े इस रेगिस्तान के सफर के दौरान यहां सुस्ताने के लिए अवश्य रुकते होंगे। तभी तो उन घोड़ों का रुख उस मकान की तरफ है। स्पष्ट है कि जोधा सिंह की मौत के बाद भी उसकी जगह आबाद है। लेकिन अब जोधा सिंह की जगह कौन हो सकता है? क्या कहा जा सकता है?
ये तो अब वहीं जाकर मालूम होगा। लेकिन वहां जो कोई भी है, उसने जोधा सिंह वाला धंधा अपना रखा होगा। देवराज चाहन की निगाह उस मकान पर ही थी जो अब तक काफी करीब आ चुका था। और यह भी जाहिर है कि जिसने जोधा सिंह की जगह ली है, वो जोधा सिंह जैसा ही खतरनाक होगा। जगमोहन के होंठों से गहरी सांस निकल गई। मंगोलिया से वास्ता रखने वाला ऐसा कौन है जो खतरनाक नहीं है? धूप और गर्मी से झुलसते देवराज चाहन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैलती चली गई। ठीक कहते हो, मंगोलिया से वास्ता रखने वाला हर कोई खतरनाक है, लेकिन जो इंसान उन खतरनाकों को अपने घर बिठाकर दूध पिलाता हो, वो जोधा सिंह की तरह कितना खतरनाक होगा, इसका अंदाजा तो तुम लगा ही सकते हो। इन शब्दों को सुनते ही जगमोहन के होंठ सिकुड़ गए। अगले 5 मिनटों में दोनों घोड़े उस मकान के करीब जाकर रुक गए। देवराज चौहान और जगमोहन की पैनी निगाहें आसपास घूम रही थी। वही मकान था, लगभग वैसा ही जैसा उन्होंने बरसों पहले देखा था। पहाड़ी पत्थरों से बने उस मकान में जरूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत बदलाव किया गया था। देवराज चौहान ने निगाहें घुमाते हुए सिर पर पड़ी फेल्ट कैप उतार कर उसे झाड़ा तो ढेर सारी रेत उड़कर नीचे गिरती चली गई। फेल्ट कैप उसने पुनः सिर पर रख ली थी। उस पहाड़ी पत्थर से बने एक कमरे वाले मकान को सफेद चूने से पोत रखा था। उसके करीब की मुनासिब जगह छोड़कर चारों तरफ तारों की बाड़ लगा रखी थी। बाड़ से भीतर जाने के लिए लकड़ी का इस साइज का दरवाजा था कि एक घुड़सवार आसानी से भीतर प्रवेश कर सके। अधिकतर वो जगह वैसी ही थी जैसे पहले थी। बहुत कम उस जगह में बदलाव किया गया था। देवराज चौहान और जगमोहन घोड़ों से नीचे उतरे। जमीन पर पांव रखना उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से घोड़ों पर सफर कर रहे हों। जमीन पर चलना नसीब न हुआ हो। घोड़ों के झटकों के कारण शरीर थका टूटा सा लग रहा था। उनके कपड़ों पर भी रेत ही रेत नजर आ रही थी, जिसे झाड़ कर नीचे गिराया। फिर देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। घोड़ों को वहीं बांधो जहां हमने बरसों पहले बांधा था। देवराज चौहान ने अपना तप रहा चेहरा घुमाया। अधिक धूप की वजह से दोनों का चेहरा जैसे तांबाई रंग का हो गया था। जगमोहन ने मुस्कुराकर चंद कदम की दूरी पर नजर आ रहे पेड़ को देखा। इस पेड़ के साथ हमने घोड़े बांधे थे, आज भी ये वैसे का वैसा ही खड़ा है। कहने के साथ ही जगमोहन ने दोनों घोड़ों की लगामों को पकड़ा और उन्हें आगे ले जाकर पेड़ के तने से बांधा। दोनों ने आगे बढ़कर लकड़ी का फाटक खोला और उस मकान के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गए। बाईं तरफ कच्चे छप्पर का कमरा बना हुआ था, जिसे देखकर स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा था कि वो जगह घोड़ों को खिलाने पिलाने के इस्तेमाल की जाती है। एक तरफ दो घोड़े बंधे हुए थे। तारों के बाड़ के साथ साथ कहीं कहीं पेड़ उगे हुए थे। स्पष्ट था कि उन पेड़ों को बहुत मेहनत के साथ बड़ा किया गया है, वरना रेतीली जमीन पर पेड़ों को खड़ा कर पाना संभव नहीं था। खाली जगह पार करके वो दोनों मकान के दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए। भीतर से कमरा वैसा ही था जैसा जोधा सिंह रखता था। फर्नीचर को लेकर मामूली सा हेर फेर अवश्य हुआ पड़ा था। वही बड़ा कमरा, एक तरफ की दीवार के साथ लगा रखी लकड़ी की बड़ी सी पेटी और उस पर पड़े संदूक। एक ही निगाह में वो पहचान गए कि पेटी और संदूक पुराने वाले नहीं है, जिन्हें यहीं पर वो लोग बरसों पहले देख चुके थे। चंद कुर्सियां और छोटा सा टेबल कमरे के बीचों बीच पड़ा था। एक तरफ 2 चारपाइयां रखी थी, इसके अलावा जिक्र के काबिल वहां और कोई वस्तु नहीं थी। गर्मी से बुरा हाल था भीतर भी, परंतु झुलसती धूप से तो ढेर सारी राहत थी। पसीने से उनके बदन चिपचिपा रहे थे। पसीना बदन पर किसी महीन कीड़े की भांति कभी किसी हिस्से में तो कभी किसी हिस्से में रेंग रहा था। भीतर कदम रखते ही दोनों की निगाहें 40 वर्षीय दादा सा लगने वाले व्यक्ति पर जा टिकी, जो कि जीन की पैंट और सूती कमीज में था। कमर में हॉलेस्टर मौजूद था। बेल्ट कैप उसने करीब ही रखी हुई थी। देवराज चौहान और जगमोहन को देखते ही उसकी आंखें परखने वाले अंदाज में सिकुड़ गई। देवराज चौहान ने उस पर से निगाह हटाकर पीठ पर लटका रखा बैग उतार कर नीचे रखा और सिर पर पड़ी फेल्ट
कैप उतार कर बालों में उंगलियां फिराने के बाद उन्हें झाड़ता हुआ आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। जगमोहन नीचे पड़े बैग को अपने पैर के साथ सरकाता हुआ बिछी चारपाइयों के करीब ले गया और फिर आराम से चारपाई पर मैले से तकिए के सहारे अधलेटा सा हो गया। वो लड़का बारी बारी जगमोहन को, देवराज चौहान को और उनके बैग को घूरे जा रहा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर उसे देखा। तुम हो यहाँ के मालिक? तुम दोनों मंगोलिया में नहीं रहते? ये बात तुम कैसे कह सकते हो? देवराज चौहान ने पुनः कश लिया। क्योंकि मैं मंगोलिया में रहता हूं और वहां पर मैंने तुम दोनों में से कभी किसी को नहीं देखा। इसका मतलब तुम यहाँ के मालिक नहीं हो और मंगोलिया से कहीं जा रहे हो। और ये बात तुम कैसे कह सकते हो? उसके होंठ भिज गए। हम मंगोलिया जा रहे हैं। अगर तुम भी जा रहे होते तो रास्ते में हमें इस बात के निशान अवश्य मिल जाते कि कोई हमारे आगे आगे मंगोलिया जा रहा है। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। एकाएक वो कहर भरे अंदाज में मुस्कुराया। मंगोलिया जा रहे हो? देवराज चौहान ने सहमति भरे अंदाज में अपना सपाट चेहरा हिलाया। फिर तो मेरा कहीं जाना बच जाएगा। कहते हुए उसकी निगाह जगमोहन की चारपाई के करीब पड़े बैग की तरफ घूमी। साथ में काफी माल होगा मंगोलिया में खर्चा करने के लिए? जगमोहन के होंठ भिज गए। देवराज चौहान के चेहरे पर सर्द मुस्कान उभरी। तभी कमरे के पीछे की तरफ नजर आ रहे छोटे से दरवाजे पर लटक रही चादर हटाकर करीब 55 वर्षीय व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। यह वही दरवाजा था जिसके भीतर जाकर जोधा सिंह खाने पीने का सामान लाता था, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को उस तरफ जाने की इजाजत नहीं थी। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह उस पर जा टिकी। क्षण भर के लिए वह भी उन दोनों को देखकर ठिठका। गहरी निगाहों से उन्हें बारी बारी देखा और इस प्रकार देखता हुआ आगे बढ़ा और हाथ में थाम रखी बियर की बोतल वहां बैठे लड़ाके को थमा दी। फिर पलटकर देवराज चौहान की तरफ बढ़ गया। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, नए हो? उसने शांत स्वर में पूछा। देवराज चौहान ने उसे गहरी निगाहों से देखा। 55 बरस वाले उस इंसान के चेहरे पर वक्त के थपेड़ों ने झुर्रियों का जाल बिछा दिया था। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो हालात के हर मोड़ से गुजर चुका है। हाव भाव से वो खतरनाक नजर आता था। आंखों से वो दृढ़ इरादों वाला व्यक्ति लगता था। लंबा चौड़ा उसका शरीर, लगभग 6 फुट की लंबाई, गाल पर चाकू का निशान जो आंखों के कोने से होता हुआ होंठों तक पहुंच रहा था। इतना लंबा निशान होने के बावजूद भी वो भद्दा नहीं लग रहा था। देवराज चौहान के जवाब देने से पहले ही कुछ दूर कुर्सी पर बैठा लड़ाका व्यंग से हंस पड़ा। नया पंछी है, माल के साथ मंगोलिया जा रहा है और मैं कहीं से माल लेने मंगोलिया से बाहर जा रहा था। हम दोनों की ही दिक्कत दूर होगी। अब ये माल मुझे देगा और मैं गर्मा गर्म होकर मंगोलिया पहुंच जाऊंगा। उस व्यक्ति ने देवराज चौहान की आंखों में देखा। उसकी आंखों में देखते हुए देवराज चौहान के चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी। ये देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। हट जा शक्तिदास, लड़ाका बियर के घूंट भरकर कड़वे स्वर में बोला। मुझे इससे बात कर लेने दे। शक्तिदास गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखते हुए लड़ाके की तरफ पलटा। ये शक्तिदास की जगह है, उसने कठोर स्वर में कहा। यहां कभी झगड़ा नहीं होता और जो करता है वो जिंदा बाहर नहीं जाता। उसकी लाश मैं कंधे पर लाद कर बाहर रास्ते पर फेंक देता हूं ताकि आने जाने वाले सबक लें और भूखे गिद्धों का पेट भर सके। लड़ाके ने शक्तिदास को घूरा और शांत स्वर में कहा। मैंने कब कहा कि मैं झगड़ा करने जा रहा हूं? मैं तो इसका माल लेना चाहता हूं जो कि शायद बैग में है। तुम इससे माल लेना चाहते हो? शक्तिदास ने कमर पर हाथ रखा। वो बनियान और लुंगी पहने था, ऐसे में उसका शरीर कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा लग रहा था। हाँ, माल लेना चाहता हूं।
और ले भी लूंगा, लेकिन झगड़ा नहीं होगा, लड़ाके ने दांत भींच कर कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? शक्तिदास की आवाज पहले की ही तरह कठोर थी। ये तुम्हें आसानी से माल दे देगा? क्यों नहीं देगा? लड़ाके का लहजा दरिंदगी से भरा हो गया। नहीं देगा तो मरेगा। और वही मैं कह रहा हूं कि इनमें से कोई नहीं मरेगा। अगर इन पर गोली चली तो चलाने वाला पहले ही मर जाएगा। ऐसी नौबत आई तो यहां कुछ नहीं होगा। जो भी होगा यहां से बाहर होगा, लड़ाका गुर्राया। शक्तिदास हौले से हंसा। पूरा मंगोलिया जानता है कि मैं शक्तिदास हूं। शक्ति मेरी दास है और मैं शक्ति का। सामने वाले की शक्ति को फौरन पहचान लेना मेरी आंखों के लिए मामूली सा खेल है। तुम जिससे माल छीनना चाहते हो, उसकी आंखों में झांक कर ही उसके बारे में इतना जान चुका हूं कि इसके सामने तुम जैसे कोई अहमियत नहीं रखते। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि यह पहली बार मंगोलिया जा रहा है, या फिर तुम मंगोलिया में रहकर लड़ाके बन चुके हो। लड़ाके के चेहरे पर ढेर सारा क्रोध इकट्ठा हो गया। उसने हाथ में थाम रखी बियर की बोतल होंठे से लगाकर एक ही सांस में खाली कर दी और एक तरफ रखता हुआ बोला, शक्तिदास। लड़ाका होंठ भींच करके उठा। तुमने मेरे हाथ बांध रखे हैं कि यहां झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे हाथ ना बंधे होते तो अब तक फैसला हो चुका होता। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। मैं यहां से बाहर जा रहा हूं और इस बात का वायदा करता हूं कि जब ये माल के साथ तुम्हारे घर से बाहर निकलेगा तो 10 कदम से ज्यादा नहीं चल पाएगा। माल के साथ अपनी जान भी गंवाएगा। तो तुम इसके बाहर निकलने का इंतजार करोगे? शक्तिदास ने शांत निगाहों से देखा। हाँ, कहने के साथ ही लड़ाका फुफकारता हुआ बाहर निकलता चला गया। शक्तिदास ने गहरी सांस ली और लापरवाही से कंधे उचकाकर देवराज चौहान की तरफ पलटा। सुना तुमने? देवराज चौहान शांत अंदाज में मुस्कुराया। मुझे पसंद नहीं कि मेरे घर के बाहर भूखे कुत्ते बोटी के इंतजार में बैठे रहें। मैं शांति चाहता हूं। है तो ठीक, नहीं तो शांति हो जानी चाहिए। लापरवाही से कहते हुए शक्तिदास पीछे जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जिस पर चादर नुमा पर्दा लटक रहा था। जगमोहन फौरन उठकर बैठ गया। आंखों में तीखे भाव नाचने लगे थे। देवराज चौहान के चेहरे पर सर्द शांत भाव नाच रहे थे। बैग दो, मैं बाहर होकर आता हूं। देवराज चौहान कुर्सी से उठता हुआ बोला। तुम बैठो, मैं ही बहुत हूं। जगमोहन होंठ भींच कर कह उठा। नहीं, देवराज चौहान मौत से भरे सर्द भाव में मुस्कुराया। वो मुझे कहकर गया है, मेरा ही बाहर जाना बनता है। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। चेहरे पर झुंझलाहट के भाव लिए नीचे पड़ा बैग उठाया और आगे बढ़कर देवराज चौहान को थमाया। देवराज चौहान ने हाथ में बैग थामा और दूसरे हाथ से फेल्ट कैप उठाकर सिर पर रखते हुए बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसके कदम जैसे मौत के कदम बन चुके थे। होंठ भिजे झुंझुलाहट में डूबा जगमोहन वापस चारपाई पर बैठ गया। तभी शक्तिदास ने चादरनुमा पर्दा उठाकर कदम भीतर रखा। जगमोहन से उसकी निगाह मिली। देवराज चौहान को वहां ना पाकर समझ गया कि वो बाहर मौजूद कुत्ते की बोटी का इंतजाम करने गया है। देवराज चौहान कमरे से बाहर निकला। उसकी निगाह लड़ाके पर जा टिकी, जो तारों की बाढ़ से दूर उस पेड़ की छाया में खड़ा था जहां उनके घोड़े बंधे थे। दूर होने पर भी दोनों की निगाहें टकराई। बैग थामे देवराज चौहान लकड़ी के फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। उसका चेहरा चट्टान की भांति सपाट था, परंतु आंखों में मौत के भाव उछाल मार रहे थे। देवराज चौहान ने लकड़ी का फाटक खोला। लड़ाके के साथ उसकी निगाह पुनः टकराई। देवराज चौहान ने कदम आगे बढ़ाया कि लड़ाके का स्वर सुनकर ठिठक गया। एक। उनकी निगाहें पुनः मिली। मैंने, लड़का कहर भरी हंसी हंसकर बोला।
तुमसे कहा था कि 10 कदम से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अब कभी भी तुम्हें गोली लग सकती है। देवराज चौहान का चेहरा सपाट ही रहा। उसने हाथ में पकड़े बैग को आगे की तरफ उछाल दिया। भारी बैग को इतने वेग के साथ फेंका कि करीब वो 15 कदम दूर तक लुढ़कता चला गया। लड़ाका पुनः कहर भरी हंसी हंसा। देवराज चौहान ने फिर कदम आगे बढ़ाया। दो कहने के साथ ही लड़ाके ने होलेस्टर से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत से भरी मुस्कान उभरी। उसने पुनः कदम उठाया। 3। लड़का एक सतर्क नजर आने लगा था। देवराज चौहान ने पुनः कदम उठाने के लिए टांग हिलाई। लड़ाके ने 4 बोलने के लिए होठों को हरकत देनी चाहिए। यहीं पर बाजी पलट गई। देवराज चौहान ने टांग हिलाई थी, उठाई नहीं। लड़ाका भ्रम में रहा कि वह कदम उठाने जा रहा है। अगले ही क्षण बिजली की फुर्ती के साथ देवराज चौहान के हाथ में हरकत हुई। किसी ख्वाब की भांति जैसे उसके हाथ में मात्र क्षण भर के लिए रिवॉल्वर नजर आई। अगले ही पल फायर का धमाका गूंजा और रिवॉल्वर पुनः होलेस्टर में पड़ी नजर आने लगी। सब कुछ शांत हो गया। गोली लड़ाके के चेहरे पर जा लगी। उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। तीव्र झटके के साथ रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गया। लड़ाका करीब मौजूद घोड़ों से टकराता हुआ नीचे जा गिरा। घोड़े जैसे फायर की आवाज सुनकर हिनहिनाए, हड़बड़ाकर थोड़ा सा उछले भी। उनकी सख्त टापें लड़ाके के जिस्म के कई हिस्सों पर पड़ी, परंतु अब उसे दर्द का एहसास कहाँ होना था। वो तो पहले ही मर चुका था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर गर्दन घुमाते हुए दूर दूर तक निगाह मारी। हर तरफ धूप में झुलसता रेगिस्तान ही नजर आ रहा था। सिगरेट को होंठों में फंसाकर देवराज चौहान ने एक हाथ से सिर पर पड़ी फेल्ट कैप उठाकर बालों में दूसरे हाथ से उंगलियां फेरी और कैप वापस सिर पर रखने के पश्चात कश लेकर सिगरेट उंगलियों में फंसाई और आगे बढ़कर बैग उठाने के बाद वापस लकड़ी के दरवाजे से बाड़ के भीतर प्रवेश करता चला गया। चलिए दोस्तों, यहीं रोकते हैं आज। मतलब अभी भी ये वो जंगल राज ही है मंगोलिया में, कोई चेंज नहीं आया। यानी अनिल मोहन जी भूल गए कि उन्होंने वहां सरकार का लॉ एंड ऑर्डर स्थापित कर दिया था अंत में। खैर ठीक है, पूरी काउबॉय टाइप कहानी बना रखी है ना मैंने। जंगल में, जंगल कह रहा हूँ, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट में। फिर भी ठीक लगी कहानी। अब सोचना, देखने वाली बात यह है कि निहाल सिंह क्यों बुलाने क्यों आया है। इसका मतलब है कि मंगोलिया वापस वैसा ही है। खैर चलिए, आप लोग बताइएगा कैसी लगी आपको कहानी। मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।